नमस्कार। नमस्कार। हम इस एपिसोड जो है वो बाद में शुरू करेंगे, पहले हम लोग सुन लेते हैं। सर प्लीज माउथ ऑर्गन आप बजाइए थोड़ा सा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। आज के 528 में गोगो लाइव शो के इस सफर में हमारे साथ हैं ओपी वैश्य जी, जो न केवल अनेक वाद्य यंत्र बजाते हैं बल्कि कृषि वैज्ञानिक भी रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक हमेशा रहता है। हम लोग चर्चा करेंगे इनसे, इनकी कलाकारी की, इनके व्यक्तित्व की और खोज की। वैश्य जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। आवाज बस यहाँ तक आपकी आ जाए। तो ये माउथ ऑर्गन जो आप बजा रहे थे, ये शौक था या प्रोफेशन बनाना था इसे? नहीं, प्रोफेशन ये तो शौक ही था। बचपन से मैं करीबन 10वीं क्लास में था 1954 में, तब से ये शौक चला था। 54 में तब से आप जा रहे हैं इसको? जी हाँ। अच्छा। और उस समय स्कूल में भी बजा लेते थे, कोई प्रोग्राम होते थे स्कूल में, उससे बजा लेते। तब से ये कार्यक्रम चलता रहा, इसका शौक शुरू से चलता रहा और अभी भी ये है, क्योंकि एक बहुत ही आसान वाद्य है लेके जाने में। कहीं पर भी जेब में रखो, लेके चले जाओ कहीं पर भी इसको आराम से, इसीलिए इसका शौक रखा और लगातार ये शौक अभी चलता है। अमित गर्ग हमें देख रहे हैं, शुक्रिया अमित जी। सुनील अग्रवाल हमसे जुड़े हैं। राहुल नाहटा जैन हमें देख रहे हैं। चौधरी महेंद्र 4 हमसे जुड़े हैं। सुनील अग्रवाल कह रहे हैं शानदार प्रदर्शन व शानदार व्यक्तित्व। आपको थोड़ा सा ऐसे बैठना पड़ेगा। ओपी वैश्य हैं, कृषि वैज्ञानिक भी रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ। हाँ, डॉक्टर ओपी वैश्य, पीएचडी हुआ है डॉक्टर ओपी वैश्य, और मल्टी टैलेंटेड हैं। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ भी मैं इनको संगीतज्ञ कहूँ या डॉक्टर वैश्य कृषि विज्ञानी कहूँ या साहित्यकार कहूँ। चौधरी महेंद्र 4 कह रहे हैं अति सुंदर। चलिए आगे भी हम लोग सुनेंगे, कोशिश करेंगे इनकी माउथ ऑर्गन की धुन की। और विकास अग्रवाल हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। अच्छा, कितने वाद्य यंत्र आप बजा लेते हैं डॉक्टर साहब? अब देखिए, शुरुआत करूँ तो शुरुआत होती है हारमोनियम से।
जी। जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, हाँ हाँ उसके हाँ साथ ही तबला आ जाता है, हाँ ढोलक आ गई, इलेक्ट्रिक गिटार आ गया, हाँ हाँ बांसुरी आ गई, बेंजो आ गया और मोरचंग, ये अपने राजस्थानी संगीत में काम में आता है। मोरचंग ये वाद्य करीबन 8-9 तरह के वाद्य, और वायलिन तो एक मेन है ही है। बजा लेते हैं। वायलिन में मतलब मुझे बजाता तो हूँ। यूं पूछना चाहिए था भी क्या नहीं बजाते। आप क्या नहीं बजाते हो? सितार बजाना शुरू किया था, हाँ। लेकिन उसको यूँ छोड़ना पड़ा कि पिताजी के ट्रांसफर के कारण उतने बड़े को लेके जाना संभालना वो दिक्कत थी, तो सितार छोड़ दिया। फिर दिलरुबा भी बजाया, सलाद जैसा बजाया एक फ्रेंड के पास। तो कई इंस्ट्रूमेंट, 8-9 इंस्ट्रूमेंट हैं, और वो तो मेरे पास हैं, जो मेरे पास है मैं उनको बजाता हूँ। अच्छा, आप बजाते रहते हैं, मतलब बाकी अभी सीख रहे हैं? नहीं, बाकी अब घर के अंदर हैं, वो कभी मन आता है तो एक इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं, कभी दूसरा बजा लेते हैं। अच्छा, तो 8 इंस्ट्रूमेंट मेरे पास हैं घर में। 8 इंस्ट्रूमेंट आपके खुद के पास है? तो ये कला सिखाते भी आप किसी को? अभी पड़ोस के अंदर एक टीचर है, उनका बेटा है, वो तबला सीख रहा है और अपना हवाइन गिटार भी सीख रहा है वो। अच्छा, तो कितने, बस एक ही स्टूडेंट है? वो एक ही बच्चा है, वो पड़ोस के अंदर मास्टर जी हमारे हाँ पड़ोसी, उसको शौक लगा तबले से, हाँ तो फिर उसने वो गिटार में भी उसने लगा, उनका ये भी सिखा दो, तो वो भी हवाइन गिटार उसको सिखा रहा हूँ। पवन जैन चौधरी हमें देख रहे हैं पद्मपुर से, शुक्रिया पवन जी हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ है डॉक्टर ओपी वैश्य, और जो अनेक वाद्य संगीत का अनेक वाद्य यंत्र बजाते हैं, और खूब खोज भी है। हम लोग इनकी बात करेंगे, रिसर्च स्कॉलर भी रहे हैं, रिसर्च वैज्ञानिक भी रहे हैं ना जी, वैज्ञानिक है पवन जैन का। नमस्कार गोविंद जी। नमस्कार पवन जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए। और थोड़ा सा आज हमें लगता है कि बैनर की वजह से कुछ ब्लैकनेस भी है, शायद ऐसा कुछ है। चलिए, प्रयोग होते रहने चाहिए कुछ ना कुछ। पारंगत हो या बस केवल शौकिया ही चलता है? अब पारंगत बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठीक बजा लेते हैं। वायलिन और माउथ ऑर्गन के अंदर और बेंजो के अंदर तो काफी अच्छा हाथ है। और बाकी साधारण अपने बजा लेते हैं शौकिया तौर पर। मतलब इनमें तो एक्सपर्ट मानते हैं? हाँ, वायलिन के अंदर और माउथ ऑर्गन के अंदर तो एक्सपर्ट कह सकते हैं। तो ये कहीं आपने इसका प्रदर्शन भी किया किसी स्टेज पे या हाँ, ये अपने राष्ट्रीय कला मंदिर के अंदर प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें वायलिन का प्रदर्शन किया था। और अपने RDBFC का रावदेव बर्मन फ्रेंड्स क्लब है, उसमें फर्स्ट टाइम मैंने माउथ ऑर्गन बजाया था। और उसके बाद ही लोग बाग भी मुझे पहचानने लगे कि सब वो माउथ ऑर्गन वाले वैसा। उससे थोड़े से मेरे को ज्यादा परिचय लोगों को हो गया है। मतलब ज्यादा अभी भी पहचान नहीं है, सबको नहीं मालूम है ना भी आपके अंदर इतनी क्वालिटी है। इतनी क्वालिटी इसका तो नहीं पता, लेकिन हाँ माउथ ऑर्गन वायलिन इसके बारे में तो लोगों को जानकारी है कि मैं बजाता हूँ। क्योंकि ढिंढोरा नहीं पीटा ना आपने? ढिंढोरा नहीं पीटा सर, ढिंढोरा नहीं। सोशल मीडिया पे भी ढिंढोरा नहीं दिखता कहीं? वो तो जो क्लब के अंदर के प्रोग्राम में आ जाते हैं, तो उसके बाद पेपर में आ जाता है, तो लोगों को पता चल जाता है कि ये इसमें हो जा रहा है। तो कितने साल हो गए आपको? मैं तो 1956 में मैंने वायलिन शुरू किया था। मैं तो गिनती भी नहीं कर पाऊंगा इतनी। मेरे पिताजी 70-71 साल हो गए। हाँ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ में थे, तो उनका अम्बाला ट्रांसफर हुआ था, और उस समय मैं इंटर में था। तो वहाँ पे जाके पहले मैंने वो सितार सीखा स्कूल में, लेकिन फिर उसको उसी के लिए उसको लाने देने की समस्या के कारण मैंने वायलिन शुरू कर दिया। तब से 1956 से मैंने वायलिन शुरू किया है, और तब से बजा रहा। हालांकि मुझे संगीत का कोई नॉलेज नहीं है, तो फिल्मी गाने बजाते हैं या कुछ अपना भी धुन बजाते हैं? फिल्मी गाने शुरुआत तो क्लासिकल से किया था। तो टीचर जो थे अपने हमारे गुरु जी थे चिरंजी लाल जी, उन्होंने वो सिखाना शुरू किया था वायलिन से, तो क्लासिकल रागों से शुरू किया था। लेकिन फिर उसके बाद में नॉर्मल अपने फिल्मी गीतों के ऊपर ज्यादा जोर आ गया। मोहित प्लीज जरा वो देख लें, फ्रेम देख लें, क्योंकि हम लोग बातों में जरा पता नहीं लगेगा हमें। गुरुजी से सीखा, उसके बाद धीरे धीरे आप ये बस अपने अब उसके बाद फिर अम्बाला से हम चले आए, अजमेर आ गए, जयपुर आ गए, जयपुर में इंटर किया। उसके बाद में फिर BSc गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से किया, MSc गवर्नमेंट कॉलेज से किया। आगे भी पढ़ाई चलती रही। कुमुद गुप्ता हमें देख रहे हैं, शुक्रिया कुमुद जी हमें हमसे जुड़ने के लिए। हम लोग बात करें डॉक्टर ओपी वैश्य की। अनेक संगीत वाद्य यंत्र ये बजाते हैं, वायलिन, माउथ ऑर्गन का
इनमें मास्टरी है, बाकी शौकिया तौर पे कुछ सिखाते भी हैं तबला। ये विधिवत शिक्षा कौन से वाद्य यंत्र के लिए आती है? वायलिन। वायलिन की है, बाकी सब अपने आप आते बाकी सब अपने आप, क्योंकि परिवार के अंदर संगीत से था। हमारी बहनें वगैरह जो थी, हैं। अच्छा। वो अपना संगीत के अंदर सीखती थी। हाँ हाँ हाँ। तो संगीत टीचर आते थे, उससे अपने शुरू से सॉरी, तो ये करीबन 1945-46 से जब सिस्टर वगैरह सीखा करती थी अजमेर में, तो तब से घर के अंदर वातावरण तो संगीत का था, तो वही चलता रहा। फिर उससे अच्छा। धीरे धीरे दिमाग के अंदर थोड़ा रहा, वो चलता रहा। तो ऐसा नहीं लगा कि संगीत को कैरियर बना लिया जाए? नहीं, संगीत को कैरियर बनाने की तो इच्छा हुई नहीं, हम्म। क्योंकि अपने घर के अंदर पढ़ाई का था सिस्टम। पिताजी पोस्ट एंड टेलीग्राफ में थे, तो पढ़ाई के ऊपर जो संगीत का माहौल था, लेकिन पढ़ाई का कल्चर था यूं। हाँ, पढ़ाई का कल्चर था, पिताजी का जोर था पढ़ाई के ऊपर। तो तब से पढ़ाई के ऊपर रहा। अब ये साइड हॉबी के तौर के ऊपर ये चलता रहा, इसको अपने प्रोफेशन में लाने की नहीं सोचा इसको। एक बात बता दूं कि डॉक्टर ओपी वैश्य 1938 का जन्म है, इनका 88 साल के हैं, लेकिन मुझे इनको देख के यूं लगता है कि जैसे मैं इनसे बड़ा हूं उम्र में। हम लोग इनकी स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना करते हैं, और मुझे तो लगता है कि युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि 88 साल की उम्र में कितनी शानदार तरीके से वायलिन और ये माउथ ऑर्गन वगैरह बजाते हैं और सिखाते भी हैं। आगे बात करेंगे हम लोग। 1938 में आपका जन्म हुआ, और 1947 में 46 के आसपास आजादी का आंदोलन पूरा मूवमेंट पे था। 47 में कुछ याद है उस दौरान की घटनाएं? जी, मैं 1938 में नागपुर में मेरा जन्म हुआ जी, और उसके बाद फिर वो पिताजी पोस्ट एंड टेलीग्राफ इस तरह से हो जाएगा तो ठीक रहेगा। हाँ। तो उनका ट्रांसफर होता रहता था, तो नागपुर से उनका ट्रांसफर हुआ। बहुत पहले अजमेर आए, अजमेर के बाद फिर जयपुर आए। 47 का क्या? 47 में हम नागपुर में थे। क्या कुछ याद और है? उस समय वहाँ पे जो बहुत ज्यादा हलचल थी, जब अपना देश आजाद हुआ, तो घरों के सामने हमें नागपुर में जगह रहते थे, वहाँ पे एक वो बूटी साहब करके थे। बूटी साहब? बूटी साहब आज भी उनके नाम से उनका मकान है, और वो एरिया बूटी साहब के नाम से जाना जाता है। आंबाझिरी रोड के कॉर्नर के ऊपर हमारा किराए का मकान था, ठीक है, उसमें रहते थे। और धर्मपेट में मेरा जन्म हुआ था 1938 में। तो वहाँ पे आजादी में क्या, जब आजाद हुआ तब क्या माहौल देखा आपने? वहाँ पे कोई बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन हाँ ये जरूर था कि अब उसके अंदर जो आरएसएस के लोग थे, उनके ऊपर जरूर वहाँ जाती हुई थी थोड़ी सी। 47 में थोड़ी जाति उनके ऊपर हुई, थोड़ा कंट्रोल किया गया। शहर के अंदर बंद हुआ, लोगों के अंदर थोड़ी सी डर भी था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो डर किस बात का? देश तो आजाद हो रहा था। अब वो उसमें कुछ पुलिस वगैरह का आना जाना, मिलिट्री का आना जाना चल रहा था शहर में, तो उससे लोगों को लगता था भी ये मिलिट्री क्यों आई है, पुलिस क्यों आई है, तो उससे थोड़े लोगों के अंदर है भय का वातावरण। तो वहाँ पर राजशाही थी क्या? नहीं, राजशाही तो नहीं थी, ये नॉर्मली था सिस्टम बिल्कुल। उसमें संघ वालों पे क्या जुल्म हो रहे थे, क्या हो गया था वहाँ पे? अब उतनी छोटी उम्र संघ वालों का तो नहीं, लेकिन अब ये जरूर था कि कहीं उन लोगों को ये खबर आती थी कि वहाँ पे सीता बर्डी, जैसे मगर नागपुर का कि मेन मार्केट है, वो आजकल वो बर्डी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे कुछ हो रहा था? वहाँ पे वो मेन मार्केट था शहर का, तो थोड़ी सी हलचल, थोड़ी सी ऐसे लोगों को पकड़ा के पर मारपिटाई वगैरह हुई। अच्छा। अब उस समय छोटे ही थे, 9 साल के थे उस समय। तो उसके बाद कभी पापा से सुना हो भी कैसे क्या हुआ? क्योंकि तो लगातार तब तो कई टाइम तक चला, पापा ने बताया? उसके बाद फिर हम लोग 49 के अंदर हम लोग वहाँ से झांसी आ गए थे। मदर का ट्रांसफर झांसी हो गया, फिर झांसी में आ गए, तो वहाँ पे तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं, पापा तो आजादी से पहले से सर्विस में थे? हाँ, पहले सर्विस। तो कुछ बातें बताते थे भी, क्या काम कैसे करते हैं, काम पे थे? नहीं, वो नहीं, बातें ज्यादा नहीं होती, तब छोटे थे हम लोग, तो उसमें ज्यादा बात नहीं होती थी। बाकी का तो जैसे, क्योंकि वो तो आपका जन्म 1938 का है, तो वो तो बहुत पहले नौकरी लगी होंगी ना? जी हाँ, जी हाँ। तो डाक विभाग में? हाँ, डाक विभाग के अंदर थे, पोस्ट टेलीग्राफ में। अब शुरुआत में है उनका एक बड़ा मजेदार किस्सा है सर्विस का।
अब इसमें सर्विस का नाम आया तो बता देता हूँ कि उनका जो फर्स्ट पोस्टिंग लेटर उनको टेलीग्राम से मिला, तो उनको मिला क्या कि 15 रुपये आपकी तनख्वाह में आपको नौकरी दी जाती है। तो मन उनका बड़ा विचलित था, उन्होंने बताया था, बोले मन हुआ बोले 15 रुपये में तो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन हमारे दादाजी ने कहा कि भाई देखो सरकारी नौकरी है, पोस्ट ऑफिस की नौकरी है, कर लो, देख लो, अच्छा होगा, आगे करते रहना, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। अब जब उन्होंने वहाँ जाके ज्वाइन किया तो वो नौकरी अंग्रेजों की ओर से थी या किसकी? नहीं, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से थी। फिर वहाँ जाके जब उन्हें मालूम पड़ा कि वो तनख्वाह 15 रुपये नहीं 51 रुपये है, तो साहब घर के अंदर इतना खुशी का माहौल हुआ, बहुत लोग खुश हुए। तो दादाजी ने कहा, देखो मैंने कहा था कि 51 रुपये मिलेंगे ना, 51 रुपये मिलेंगे। तब से उनकी शुरुआत हुई। तो वो बहुत एक इंटरेस्टिंग हमें पिताजी लोगों को सुनाते थे, हर दोस्तों के साथ बैठते थे, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। गोगो लाइव शो का 528वां एपिसोड का सफर, और हमारे साथ हैं डॉक्टर ओपी वैश्य। 88 साल के डॉक्टर वैश्य लंबे समय तक कृषि अनुसंधान केंद्र में रहे हैं और अनेक प्रकार के संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं, माउथ ऑर्गन, वायलिन वगैरह, और तबला सिखाते भी हैं। हम लोग बात कर रहे हैं उनसे उनके सफर की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 88 साल की उम्र है आपकी, सक्रियता है, बड़ी जबरदस्त माउथ ऑर्गन भी आपने अभी बजाया, और हम बीच में भी आपसे निवेदन करेंगे कि कुछ और सुनाएं माउथ ऑर्गन पे। आपकी दिनचर्या क्या रहती है, ऐसा एकदम से कि प्रेरणा मिले युवाओं को? अब दिनचर्या में तो बड़ी सिंपल है, जो एक आम आदमी की होती है जी। करीबन 7 साढ़े 7 बजे सुबह उठ जाते हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह, थोड़ा सा योग का थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा कभी घूमने चले जाते हैं जी, और बाकी का भी घर आकर के अपना नॉर्मल साधारण बिल्कुल अपना सात्विक भोजन है, थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, तो उससे शरीर थोड़ा सा अपना कोशिश करते हैं ठीक बना रहे हैं। भोजन बिल्कुल सात्विक है, बाहर का कोई नॉन वेज, शराब वराब ऐसा कोई किसी प्रकार का व्यसन शुरू से नहीं रहा। अच्छा। बस कोशिश यही रही कि भी किसी प्रकार का व्यसन ना रहे, तो अपना शरीर जितना अपना कर रखा। और बाकी तो मैं सब ईश्वर की कृपा मानता हूँ कि ईश्वर की कृपा ही है जो उसने इतनी लंबी उम्र दी है। अभी दिसंबर का जन्म है मेरा, 20 दिसंबर का, तो दिसंबर में 88 साल हो जाएंगे पूरे। और ईश्वर चाहेगा तो देखे आगे। हाँ, जैसे मतलब कोई ऐसी बड़ी बीमारी भी नहीं है जी, है ना, आराम से स्वस्थ हैं बिल्कुल। हाँ स्वस्थ हैं, थोड़ी सी हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हुई थी, तो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है अपने टाटिया हॉस्पिटल से ही। तो इसमें डॉक्टर महिपत सोनी जी, डॉक्टर मोहित नारायण हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। वो तो इतनी उम्र में तो हल्का सा पेन था, हाँ वो चलता ही रहता है, तो उन्होंने दवा चालू कर रखी है। डॉक्टर ओपी वैश्य हम लोग बात कर रहे हैं उनसे, उनके सफर के 88 साल के हैं, बहुत टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है, खूब काम किया है और अपनी दिनचर्या को बिल्कुल पूरी तरह सात्विक रखा है। यूँ कह सकते हैं कि शाकाहारी बिल्कुल, है ना, कोई व्यसन नहीं है, कोई बीड़ी सिगरेट शराब कुछ भी नहीं है। क्या इसका कारण ये भी है कि बिल्कुल आप सात्विक हैं, शाकाहारी हैं और डिसिप्लिन है, उसका स्वास्थ्य का हो सकता है, स्वास्थ्य के उसके ऊपर असर हो, सात्विक का तो कहा ही जाता है कि आपकी दिनचर्या अपनी साफ सुथरी है, किसी प्रकार का व्यसन नहीं है, तो मैं तो ईश्वर की कृपा मानता हूँ कि इसके अंदर ईश्वर ने मेरे को इस प्रकार से स्वास्थ्य अच्छा स्वास्थ्य दे रखा है, और उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर आगे भी इसी प्रकार से अच्छा स्वास्थ्य देता रहे। थोड़ी सी आवाज आपको यहाँ तक लानी है आपका, अच्छा, ताकि वो सुन जाए हम लोग जो कर रहे हैं। आपने कपास पे भी खूब काम किया यहाँ पे? जी हाँ, शुरू में आया था 1984 में, मैं गंगानगर आया था जयपुर से, दुर्गापुरा में था पहले। 84 में जब यहाँ पे आए तब आपने कपास पे काम? हाँ, तब कॉटन स्कीम के अंदर ही मैं आया था एज एसोसिएट प्रोफेसर, और तब से कॉटन के ऊपर काम किया। अच्छा, ये गंगानगर में कपास के पिछड़ने का कारण क्या है डॉक्टर साहब? कपास के पिछड़ने का एक तो शुरुआत में ये रहा कि यहाँ पे जो वैरायटी वगैरह थी, तो उसके अंदर वैरायटी के अंदर उनके प्रोडक्शन में कमी थी। ठीक है। तो कॉटन के अंदर रिसर्च होकर के ब्रीडर्स ने रिसर्च की और नई नई वैरायटियां निकाली। उसके बाद इसके अंदर कपास के अंदर बहुत बढ़ोतरी हुई। अब उसके बाद जब से ये बीटी नरमा आया, तो बीटी नरमा आने के बाद इसके अंदर कीड़ों का प्रकोप कम करने के लिए उन्होंने बताया कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा कीड़ा आता है हिलियोथिस नाम का, सुंडी कहते हैं जिसको हरी सुंडी कहते हैं। उसका प्रकोप बहुत इसमें ज्यादा था, तो फिर बीटी कपास बनाई गई, जिसके अंदर यह कहा गया कि इसके अंदर हरी सुंडी का प्रकोप इसमें नहीं होता है।
तो शुरू में तो ये पाएगा कि उसका प्रकोप नहीं होता है, लेकिन दूसरे उसके अंदर चितकबरी लट और गुलाबी सुंडी वो आ इसका प्रकोप इसके अंदर होता था। और गया। सफेद मक्खी का इसमें इतना ज्यादा प्रकोप सॉरी कपास में कपास के अंदर, ये नरमा जो अमेरिकन कपास होती है, कपास दो तरह की होती है, एक देसी कपास और एक नरमा जिसके कपड़े बनते हैं, उसकी वजह से जो है पिछड़ गया सारा। उसकी वजह से लोगों के अंदर आगे जहाँ उसको 13-14 स्प्रे करने पड़े। ये सफेद मक्खी एक बहुत साधारण सा छोटा सा कीड़ा है, तो शुरू के अंदर उसका प्रकोप होता है, तो शुरू की किस्मों के अंदर प्रकोप इतना ज्यादा नहीं होता। ये अपने सीधी सी बात करें तो पिछड़ने का कारण कीट है, मतलब हाँ कीट ही इसका है, और उसके अंदर खर्चा ज्यादा हो गया। अच्छा, खर्चा क्योंकि 13-14 स्प्रे करने तो उसपे खर्चे कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, इसलिए वो पिछड़ता चला गया, थोड़ा सा पिछड़ा उसके अंदर। और फिर धीरे धीरे अपनी वैरायटी आती रही उसके अंदर, थोड़ा सा कहीं फिर कुछ अपने आगे जो वातावरण की है वो समस्या हो जाती है। कभी गर्मी के अंदर अधिक गर्मी हो गई या पानी बरस गया बहुत ज्यादा, अक्सर उसकी वजह हो गया। उसकी वजह से जैसे सितंबर के महीने में जब उसके अंदर उसके बॉल्स खिल जाते हैं, रुई निकली आती है, तो उस समय सितंबर में जब पानी बरसता है तो वो सारे गीले होकर के खराब हो जाते हैं, नुकसान बहुत। कभी कोई ऐसा वक्त जो कपास लौटेगा गंगानगर में, क्योंकि कॉटन जो है पूरे फेमस थी वर्ल्ड में, हाँ, अपने यहाँ पे कॉटन का एरिया है ना, लेकिन क्या वो दिन लौट के आ सकते हैं? कोशिश तो की जा रही है। उसके अंदर अच्छी अच्छी वैरायटियां जो अपने ICR निकाल रही है, पंजाब से निकल रही है, हरियाणा से निकल रही है, वहाँ कुछ वैरायटियों का चलन हो रहा है, लोग बागों को उसके अंदर आ रहा है। लेकिन ये जो अपने नेचुरल कंडीशंस के कारण जो नुकसान होता है उसके अंदर थोड़ा सा किसान अपना हाथ खींचने लगता है। तो उसके अलावा फिर दूसरी को फसलें हैं, कोशिश हो रही है, कोशिश हो रही है। लेकिन आपसे अगर हम लोग बात करें एक स्पेशलिस्ट के माध्यम से, एक रिसर्चर, एक वैज्ञानिक के शब्द में कहें तो ये दिन कैसे लौट सकते हैं? इसके अंदर तो देखिए, दिन लौटने की समस्या तो एक सब में बड़ी ये है कि हमारे यहाँ जो अनुसंधान केंद्र है, उस अनुसंधान केंद्र में जब तक मैं 89 में रिटायर हुआ था उस समय 55 साइंटिस्टों का स्टाफ हुआ था। अपने बात करें ये कपास के दिन कैसे लौट सकते हैं, ओपी वैश्य, डॉक्टर ओपी वैश्य क्या कहते हैं इस मामले में, उनका विचार क्या है? अब थोड़ा सा मुश्किल ही है, उस समय जो गोल्डन पीरियड था वो तो बीत गया ना, वो बीत गया। तो आपकी नजर में वापस कैसे आ सकता है? बहुत मुश्किल है आना, क्योंकि मतलब यहाँ अपने आप कोई काम नहीं है उसके ऊपर। अच्छा, उसके ऊपर काम नहीं है। अपने को जो अपने एरिया की वैरायटीज पे काम करना था वो दूसरी जगह की वैरायटीज के ऊपर अपने को यहाँ बुआई करनी है, और उसके साथ लेकर के अब इसके अंदर तो जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन ही अगर चलती रहे तो बड़ी बात है, वरना आगे इसके अंदर नुकसान होकर के इसमें कमी हो सकती है। अच्छा, कपास में अब कोई मतलब उम्मीद नहीं है, वो कमी होगा। इसकी बड़ी वजह ये है कि अपने यहाँ की रिसर्च खत्म है, रिसर्च खत्म होगी, कॉटन पे रिसर्च खत्म है, इसलिए उम्मीद नहीं कर सकते। कोई नई वैरायटी अपने यहाँ से नहीं आती। वैरायटी जो आ रही है वो हरियाणा की, पंजाब से या दिल्ली की या यूपी से या साउथ की वैरायटीज अगर अपने यहाँ पे सूट करती हैं तो वो यूज करेंगे लोग, वरना उसको यूज नहीं करेंगे। उपाध्याय मांगीलाल जी हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। रघुत्तम नायर सर जी नमस्कार कह रहे हैं, शुक्रिया। रवि श्रीराणा बिट्टू कह रहे हैं रेस्पेक्टेड वैश्य जी को प्रणाम करता हूं, और रवि श्रीराणा बिट्टू बूस्टअप कर रहे हैं। और एडवोकेट आर के बिश्नोई हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया सभी का। हम लोग बात कर रहे हैं अपनी वैश्य से, कपास के माने हुए साइंटिस्ट हैं और कह रहे हैं कि कपास को वापस लौटना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अब वो साधन और रिसर्च नहीं है यहाँ पे, है ना। फसलों की बदलाव, कोई खास अनुसंधान रिसर्च जो आपकी चर्चा हुई हो जिसकी ज्यादा शॉर्ट में? अब इसमें तो जो फसलों के अंदर अनुसंधान था हमारे फार्म के ऊपर, एक मूंग पे था, चने के पे था। आपकी डॉक्टर ओपी वैश्य का ऐसा कोई रिसर्च जिसकी चर्चा हुई? चर्चा तो हम लोग जो रिकमेंडेशन करते थे, मेरा काम, मैं एंटोमोलॉजिस्ट था, तो कीटों को कंट्रोल करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट होते थे वो रिकमेंडेशन हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में देते थे, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्योंकि एक्सटेंशन के माध्यम से उसको किसानों तक पहुंचाता था। और हम लोग भी कभी कभी किसानों के साथ मीटिंग करके अपनी फाइंडिंग्स उनको बताते थे और वो उसका उपयोग उसमें करते थे। एक आपकी किताब मेरे हाथ में है, जिंदगी यूं ही तो नहीं। जिंदगी यूं ही तो नहीं, तो फिर आपकी नजर में जिंदगी क्या?
क्योंकि साहित्य की दृष्टि से हम देखें तो कोई भी बात जब आदमी लिखता है, शीर्षक देता है, तो कुछ ना कुछ होता है। तो जिंदगी क्या, आपकी नजर में जिंदगी क्या? जिंदगी तो देखिए, अगर पूरा परिवार है तो आदमी की जिंदगी है। पूरा परिवार है तो पूरी जिंदगी है। परिवार है तो जिंदगी है। और परिवार में से कोई चला जाए तो फिर जिंदगी बहुत मुश्किल है। परिवार से चला जाए तो जिंदगी मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि काफी मुश्किल रहा होगा जब एक साथी इस उम्र में चला जाता है और फिर वो शब्दों के रूप में आपके सामने आता है। अगर मुझे कुछ ज्यादा पहचान नहीं है आपसे, और लेकिन मुझे लगता है कि जरा प्लीज लीजिए जरा। बड़ा भावुक पल होते हैं जब इस उम्र में साथी का बिछड़ जाना जो है, प्रकृति है, कुदरत है, हम उम्र का हम कुछ वो नहीं रख सकते। मुझे इस किताब में भी है, आपकी पुस्तक में भी है, जो जिक्र आप लोगों ने किया है आपकी जुदाई का और विदाई का। खैर, जीना तो हमें उनके बिना ही पड़ेगा। आनंद कहाँ आपको अधिक था, नौकरी में या रिटायरमेंट के बाद? अब आनंद तो नौकरी के समय ही था। अब इस समय तो एकाकीपन है और वो समय अपना किसी प्रकार से बिताया जा रहा है। एकाकीपन तो वो जाने के बाद आया ना, एक साल पहले। उससे पहले तो उसके पहले सब जीवन अच्छी तरह से चल रहा था। मतलब अगर हम लोग बात करें भी, नौकरी में ज्यादा आनंद था या रिटायरमेंट के बाद आनंद था? तो नौकरी के समय आनंद था। नौकरी समय कोई खास वजह उसकी? बहुत सारे अपना स्टाफ था हम लोगों का 55 का। तो सब उस समय अपने फार्म के ऊपर लोग रहते थे। वही तो उनके यहाँ आना जाना, परिवार से मिलना जुलना, न्यू ईयर के ऊपर वहाँ फंक्शन, दिवाली के ऊपर फंक्शन, होली के ऊपर फंक्शन, तो सारे परिवार मिलते थे। सामाजिक रिश्तों का निभाव बहुत ज्यादा अच्छा था है। तो अब वो पहले जैसा वो नहीं रहा। अब उसमें हाँ कुछ लोग भी साथ छोड़ गए और कुछ लोग जो हैं अभी उन लोगों के साथ आना जाना बना हुआ है, पारिवारिक संबंध है। अपना समय पास करने के लिए हफ्ते 15 दिन में किसी के यहाँ चले गए, वो लोग हमारे यहाँ आ गए, तो इसी प्रकार अपना समय हो जाता है। मुकेश गोयल हमें देखे, शुक्रिया। हम लोग बात करेंगे गोगोल लाइव शो के 528वें एपिसोड में डॉक्टर ओपी वैश्य से। भावुक हुए और बहुत सारी बातें हमने की, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कृषि वैज्ञानिक ना होते तो क्या होते? शुरुआत में कोशिश तो ये की थी मेडिकल में जाए, डॉक्टर बने, लेकिन कुछ इंटर के अंदर थोड़े से बीमार हो गए एग्जामिनेशन के टाइम पे, तो उस समय परसेंटेज कम आई, तो मेडिकल में नहीं जाना हुआ। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग के लिए ट्राई किया, लेकिन उसके अंदर कुछ ये हो गया कि हम लोगों को उसमें डोमिसाइल का चक्कर पड़ गया कि जयपुर के अंदर उतने साल रहना था, तब उसके बाद डोमिसाइल मिलता, तब अगर होता तो जोधपुर के अंदर एडमिशन मिल जाता, जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो शायद उस समय इंजीनियर होते। लेकिन फिर आपने एमएससी किया, एमएससी अपने एंटोमोलॉजी में, लेकिन आपका दाना पानी तो यहाँ था ना? यहाँ था, है ना, भूमिका तो आपकी यहाँ थी। शक्ति प्रकाश माथुर उदयपुर से हमें देख रहे हैं, शुक्रिया माथुर साहब का, शायद आपके परिचित भी होंगे। शक्ति प्रकाश माथुर प्रोफेसर भी रहे हैं, बैंक में भी इनके ब्रदर रहे हैं, बैंक कॉलोनी में रहते हैं। शुक्रिया माथुर साहब हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा, अब वक्त का सदुपयोग कैसे करते हैं? रिटायरमेंट भी हो गया, एकांत भी थोड़ा सा महसूस होता है आपको? तो अब इसमें तो यही है कि अब जैसे सुबह अपने नाश्ता पानी वगैरह करने के बाद अभी इसमें समझ ये रही कि मेरा बेटी का मकान मेरे मकान से 5 मकान दूरी है। अच्छा, पास में। तो अब चूंकि अकेला हूँ, बेटी वही है, तो अब बेटी देखभाल कर रही है, तो अपना सुबह का नाश्ता 9:30 बजे जाके उनके यहाँ चले जाते हैं, वहाँ नाश्ता करते हैं। 10 बजे वो अपने ऑफिस चली जाती है, दामाद अपनी शॉप पे चले जाते हैं, मैं अपना वापस घर आ जाता हूँ। तो फिर उस समय अपने अखबार पढ़ना, टीवी पे न्यूज़ देखना, और उसी समय थोड़ा आधे पौन घंटे की एक थोड़ी सी झपकी आ जाती है,
1:30 बजे फिर अपने खाना खाने बेटी के यहाँ चला जाता हूँ, 2 बजे वापस वहाँ से आता हूँ, और फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत टीवी वगैरह देखना, फिर कुछ रहा तो कुछ अपना इंस्ट्रूमेंट बजा लिया, कुछ पढ़ लिया, कुछ अपना साहित्य पढ़ लिया, कुछ अपना भगवान का नाम ले लिया, उनके गीता रामायण थोड़ा सा वो पढ़ लिया, वो हो गया। तो उसी में टाइम पास कर लेते हैं। शाम को घूमने चले गए, कोई आ गया है पड़ोस के अंदर है, उनके साथ घर के बाहर बैठ गए, थोड़ी हवा देख ली, वहाँ पे इस प्रकार टाइम बीत जाता है। लाइफ इज गोइंग वेरी वेल। वैसे ठीक चल रही है। इससे पहले कि हम लोग आज की इस एपिसोड को विश्राम दें, मैं वैश्य जी से निवेदन करूंगा, डॉक्टर वैश्य जी से एक बार माउथ हार्मोन और सुना दें। ये आपका इधर ही रखा हुआ है। एक मैं दूसरा और बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ये सब में छोटा माउथ ऑर्गन है ये। सबसे छोटा मतलब? सब में छोटा ऑर्गन है ये। इसके ऊपर आपको एक बहुत पुराना गीत है। हाँ सुनाइए प्लीज। जाने कहाँ मेरा जिगर गया। अच्छा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ओपी वैश्य जी। और जैसा कि हमारे एपिसोड का नियम है, कुछ 30-40 सेकंड के लिए आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हो उम्र दराज लोगों के लिए, युवाओं के लिए, समाज के लिए, तो स्वागत है 30-40 सेकंड के लिए प्लीज। इसमें समय तो ये है कि अपना जीवन जो है बिल्कुल सही ढंग से बिताने के लिए थोड़ा सा एक तो भोजन सात्विक रखें, रेगुलर अपना लाइफ स्टाइल बनाने के लिए सुबह उठें, कुछ अपने भगवत भजन करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, थोड़ा घूमें फिरें, लोगों से मिलते रहें, इससे कि आपका थोड़ा समय भी पास हो और दूसरों के साथ मिलकर के आप अपना जो सुख दुख है वो उनके साथ बांट सकें और दूसरे दोस्तों के भी साथ अपना दुख सुख भी आप बांट सकें और अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकें। आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर ओपी वैश्य से हम लोग बात कर रहे थे विभिन्न विषयों पर, इनकी संगीत की साधना पर और इनके जो इन्होंने यहाँ पे कृषि विज्ञानी के रूप में जो काम किया उस पर, और इनके खुशहाल जीवन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक 8 बजे हम लोग नए मेहमान के साथ नए विषय को लेकर आपसे सभी से चर्चा करेंगे। आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। डॉक्टर वैश्य को भी शुभकामनाएं और स्वस्थ लंबी उम्र की शुभकामनाएं हमारी गोगो लाइव शो टीम की ओर से। उन्होंने वक्त निकाला, धन्यवाद सर आपका। प्लीज।